दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2010 की स्टॉक मार्केट पर आधारित ट्रेडर गेम्स नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक ट्रेडर के लिए ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक हो सकता है, और अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो ये मूवी आपको जरूर देखना चाहिए। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर से, जहां हम एरवन नाम की एक व्यक्ति को देखते हैं जो यूनिवर्सल मार्केट नाम की एक इन्वेस्टमेंट फर्म में एक ट्रेडर था। उसका सपना खुद का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट फर्म खोलना था, लेकिन कैपिटल की कमी के कारण फिलहाल उसका सपना बनकर ही रह गया है। खैर, अब 9 बजते ही मार्केट शुरू हो जाता है और ऑफिस में मौजूद सभी ब्रोकर हाथ में फोन लिए अपने अपने तरीके से क्लाइंट के साथ डील क्रैक करने में लग जाता है। अरवान भी अपने काम में लग जाता है। इस दौरान वह स्क्रीन पर मार्केट की एक अजीब पैटर्न नोटिस करता है। वह अपने कलीग जॉर्ज को भी वो पैटर्न दिखाता है, लेकिन वह उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे काम में ध्यान देने के लिए कहता है। फिर वो रात को घर पर उस चार्ट पर और गहराई से रिसर्च करने लगा। रिसर्च के दौरान उसे सिबिल नाम की एक लेडी के बारे में पता चलता है, जिसने ठीक स्टॉक मार्केट से मिलता जुलता वैसे ही ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के एक चार्ट को पोस्ट करते हुए एक आर्टिकल पब्लिश किया था। सिबिल मैगिल यूनिवर्सिटी में एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थी। वह एक रिसर्च कर रही थी जो क्लाइमेट चेंज के कारण ह्यूमन बिहेवियर पर पड़ने वाले प्रभाव पर था। अब एरवन उससे मिलने यूनिवर्सिटी जाता है जहां पर वह काम करती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सिबिल की लिखी हुई आर्टिकल के बारे में बात करता है, और वह उसे कंप्यूटर स्क्रीन में यह भी दिखाता है कि किस तरह ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के पैटर्न के साथ स्टॉक मार्केट के पैटर्न मेल खा रहे हैं। एरवन उसे यह भी कहता है कि अगर वह सिबिल की क्लाइमेट चेंज के डेटा को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए यूज करें तो वह दोनों बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तब सिबिल उसे कहती है कि ऐसा पैटर्न तो आए दिन बनते ही रहता है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर सकूं। यह सुनकर अरवान वहां से चला आता है। अब अगले दिन अरवान जब ऑफिस पहुंचता है, वो देखता है कि ऑफिस में एक मीटिंग चल रही है। वह भी मीटिंग में जाकर बैठ जाता है। वहीं पर हम उनका बॉस विलियम को देखते हैं। वह काफी एरोगेंट किस्म का आदमी है और अपने स्टाफ के काम को लेकर बहुत सख्त हैं। अब मीटिंग के दौरान वो लोग डिस्कस करते हैं कि अब जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और कुछ महीने तक ट्रेंड ऐसा ही रह सकता है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बाइंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। वहां पर अरवान को फिर से वही चार्ट दिखता है जो उसने अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देखा था, इसलिए वह उनके इस डिसीजन से एग्री नहीं करता, पर वो कुछ कहता नहीं। खैर, अब उसी रात अरवान को सिबिल का कॉल आया। वह उसे मिलने के लिए बुलाती है। तब फिर सिबिल उसे कहती है कि तुमने जो उस दिन कहा था वह सही था। फिर उसने कहा कि उसका जो प्रोग्राम है वह क्लाइमेट चेंज के कारण ह्यूमन बिहेवियर में पड़ने वाले इफेक्ट के बारे में बताती है, और उसी प्रोग्राम का इस्तेमाल करके वो लोग मार्केट ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दरअसल सिबिल का कहना यह था कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे एनवायरनमेंट में इफेक्ट पड़ता है, ठीक उसी तरह क्लाइमेट चेंज का असर ह्यूमन बिहेवियर में भी पड़ता है। इंसानों पर पड़ने वाले इस असर के कारण मार्केट में भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखाई देता है। फिर सिबिल अरवान को दिखाती है किस तरह अपने बनाई हुई प्रोग्राम में स्टॉक मार्केट के डेटा को यूज करके वह लोग मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और साथ ही यह भी कैलकुलेट कर सकते हैं विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। अब अगले दिन ऑफिस में अरवान जॉर्ज को अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में समझाते हुए कहता है कि मार्केट अब टॉप बना चुका है, इसलिए हमें मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन जॉर्ज यह कहकर मना करता है कि हमने मीटिंग में डिसाइड किया था कि अगले कुछ महीने तक हम मार्केट में बुलिश रहेंगे। तब एरवन उसे पिछले कुछ सालों के मार्केट के चार्ट को दिखाते हुए समझाता है कि हर बार मार्केट करेक्शन से पहले ठीक वैसे ही पैटर्न बनाता है जैसा कि अब हमारे मार्केट में बन रहा है, और यहां से करीब मार्केट 5 से 10% तक करेक्ट हो सकता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद जॉर्ज मान जाता है और वह अपने असिस्टेंट को कॉल करके मार्केट को शॉर्ट करने के लिए कहता है, और उनका पोजीशन था $100 मिलियन का। दूसरी तरफ हम सैरा नाम की एक सुंदर लड़की को देखते हैं जो विलियम के ऑफिस में काम करती है। उसका काम था बड़े बड़े इन्वेस्टर से डील करना, ताकि वो अपना पैसा उनके फर्म में इन्वेस्ट करे। वह विलियम से अपने 2 मिलियन के बोनस के बारे में पूछती है। तब विलियम कहता है कि तुम ऐसे ही काम करती रहो, एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारा बोनस जरूर मिलेगा। तब सैरा कहती है कि मैंने तुम्हें इतने सारे क्लाइंट लाकर दिए हैं, अब बोनस देने के टाइम तुम आनाकानी कर रहे हो।
तो विलियम कहता है अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो तुम कंपनी छोड़कर जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे जगह लेने के लिए बहुत लोग हैं मेरे पास, और कुछ तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत। खैर, अब ऑफिस में इस तरफ एरवन देखता है मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। तभी उसके साथ काम करने वाला टोनी नाम का लड़का उसे कहता है कि मार्केट 2% तक ऊपर जा चुका है और हमारा लॉस $10 मिलियन तक पहुंच चुका है। मार्केट क्लोज होने में अब सिर्फ 30 मिनट बाकी था। तब एरवन सिबिल को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हारे प्रेडिक्शन कंफर्म थी? तो वह कहती है कि हाँ, मैं 90% श्योर हूं। तब एरवन कहता है मैं यहां पर इतना पैसा दावों पर लगा चुका हूं, तुम कह रही हो तुम 90% श्योर हो। तब सिबिल कहती है मैं कोई भविष्य नहीं देख सकती, मैं बस प्रिडिक्ट कर सकती हूं। एरवन गुस्से से फोन पटक देता है। उसका लॉस अब बढ़ता ही जा रहा था। वह अब जॉर्ज से कहता है हम कल तक पोजीशन कैरी करेंगे, मुझ पर भरोसा रखो। अब मार्केट क्लोज हो चुका था और एरवन के स्क्रीन पर काफी बड़ा लॉस दिखाई दे रहा था। अब आगे स्टेटमेंट देखने के बाद इस बारे में विलियम को पता चलता है। तब एरवन और जॉर्ज दोनों को अपने केबिन में बुलाता है। तब एरवन कहता है ये सब पहली बार नहीं हो रहा है, हमने पहले भी लॉस में पोजीशन कैरी किया है। तब विलियम कहता है लेकिन ये पहली बार है, हमें एक दिन में $30 मिलियन का लॉस हुआ है। इस पर एरवन कहता है बस हमें कल तक की टाइम चाहिए, कल तक हम प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन विलियम उनकी एक नहीं सुनता और कहता है तुमने अपनी रिस्क लिमिट से बाहर जाकर ट्रेड लिया है। यह कहकर दोनों को जॉब से निकाल देता है। अब दोनों अपना सामान लेकर ऑफिस से निकल जाते हैं और रास्ते में एरवन जॉर्ज से माफी मांगता है क्योंकि यह सब उसके कारण हुआ है। अब अगले दिन एरवन एक जगह बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी उसे ऑफिस से टोनी का कॉल आता है। वह कहता है मार्केट 2% गिर चुका है, मतलब उनका प्रेडिक्शन सही था और उनकी स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। वह फौरन जॉर्ज को कॉल करता है लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं करता। फिर एरवन को पता चलता है कि जॉर्ज ने जॉब से निकाले जाने के कारण डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया है। अब आगे एरवन जॉर्ज के फ्यूनरल पर जाता है जहां ऑफिस के सभी लोग मौजूद थे, साथ ही सैरा भी वहां पर मौजूद थी। एरवन जॉर्ज की वाइफ से मिलने के बाद वहां से जाने लगता है। तभी सैरा उसे पीछे से आवाज देती है। वह कहती है मैं जानती हूं कि ऑफिस में तुम्हारे साथ क्या हुआ है और मैं यह भी जानती हूं कि तुम शुरू से खुद का एक हेज फंड खोलना चाहते हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। फिर एरवन ठीक है कहकर वहां से चला जाता है। खैर, अब कुछ दिन बाद एरवन सैरा के कहने पर आर्थर नाम के एक बड़े इन्वेस्टर से मिलता है। आर्थर उससे कहता है कि जैसा कि सैरा ने कहा था तुम हेज फंड शुरू करना चाहते हो। तब एरवन कहता है कि मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे हम दूसरों से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तब आर्थर कहता है पहले तो सभी ऐसा ही कहते हैं, फिर कुछ ही महीनों में इन्वेस्टर का पैसा डुबो के गायब हो जाते हैं। तब एरवन कहता है हमने अपने स्ट्रेटजी को काफी बार बैक टेस्ट करके देखा है और इसका रिजल्ट काफी एक्यूरेट है। इसके बाद आर्थर उसके हेज फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एरवन फ्लाइंग फंड नाम का हेज फंड शुरू करता है। दूसरी तरफ सारा विलियम को अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है और कहती है मुझे फ्लाइंग फंड से ऑफर आया है। तब विलियम कहता है लेकिन मैंने इस हेज फंड का नाम कभी नहीं सुना। तब सारा कहती है यह नया हेज फंड है और इसका मैनेजर है एरवन केरमोर। यह सुनकर विलियम काफी गुस्सा होता है और सारा मुस्कुराते हुए वहां से चली आती है। अब सारा बड़े इन्वेस्टरों के साथ एक होटल में मीटिंग अरेंज करती है। वहां एरवन इन्वेस्टरों को अपने हेज फंड के बारे में एक बहुत ही बढ़िया सा प्रेजेंटेशन देता है, जिसे देख इन्वेस्टर काफी इंप्रेस होते हैं और उसके फंड में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाता है। इस तरह एरवन सारा की मदद से काफी कम समय में $1 बिलियन तक फंड इकट्ठा कर लेता है। फिर कुछ दिनों में उसका हेज फंड 100 मिलियन तक प्रॉफिट जनरेट कर लेता है, जिससे उसके इन्वेस्टर उससे काफी खुश थे। अब दूसरी ओर हैरी नाम के एक बहुत ही रईस आदमी को देखते हैं उसके ऑफिस में। और भी कई सारे अमीर लोग थे। हैरी एरवन का फोटो न्यूज़पेपर में देखता है और उसके बारे में पूछता है। तब वहीं पर मौजूद आर्थर एरवन के बारे में कहता है कि ये अपने सारे कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि इसने मुझे अब तक 40% प्रॉफिट बनाकर दिया है। तब हैरी कहता है हो सकता है शायद वह लकी है। तो आर्थर कहता है ये उसका लक नहीं बल्कि उसके पास ऐसा एक स्ट्रैटेजी है जिससे वह अपने कॉम्पिटिटर्स से हमेशा आगे रहता है। अब ये सब सुनने के बाद हैरी विलियम को कॉल करता है क्योंकि उसने उसके फर्म में इन्वेस्ट किया था। वह विलियम को एरवन के स्ट्रैटेजी के बारे में पूछता है। तो विलियम कहता है उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो एक नंबर का धोखेबाज है। तब हैरी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह धोखेबाज है या क्या है, मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। तुम एरवन का स्ट्रैटेजी पता करो, नहीं तो अपने लिए दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ लो।
अब विलियम को चिंता होने लगा, कहीं अरवान उससे उसका इन्वेस्टर ना छीन ले, इसलिए वह अपने सारे एम्प्लॉइज को अरवान के ट्रेड्स और पोजीशन को पता करने के लिए कहता है। फिर केन नाम के एक एम्प्लॉय को अरवान के पोजीशन के बारे में पता चलता है। वह फौरन विलियम को इस बारे में कहता है, तो विलियम उसे अरवान के अगेंस्ट पोजीशन लेने के लिए कहता है। अब इस तरह से विलियम अरवान के अगेंस्ट पोजीशन बनाने लगा, जिससे अरवान का प्रॉफिट कम होने लगता है। उसे समझ नहीं आता अचानक उसका प्रॉफिट कैसे कम होने लगा। वह सिबिल को इस बारे में पूछता है। तब सिबिल कहती है, इस डेटा से हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो लोग तुम्हारे पोजीशन के ऑपोजिट पोजीशन ले रहे हैं। ऐसे ह्यूमन बिहेवियर के चलते हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि मार्केट कहां जाएगा। मुझे लगता है कि हमारा मॉडल डेड हो चुका है। यह सुनकर एरवन गुस्से से चिल्लाने लगता है। अब सारा उनकी कम होती हुई प्रॉफिट के बारे में पूछती है। तब एरवन बात को टाल देता है। तब सारा उस पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कम होने के कारण उस पर लगातार दबाव दे रहे थे। तब एरवन उसे इन्वेस्टर के साथ एक मीटिंग फिक्स करने को कहता है। खैर, अब अगले दिन एरवन मीटिंग में पहुंचता है, जहां पर इन्वेस्टर उसका वेट कर रहे थे। मीटिंग में वह कहता है कि मैं मानता हूं कि पिछले कुछ महीनों में हमारे प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन साल के खत्म होने तक मैं वादा करता हूं, आप लोगों का प्रॉफिट 50% तक पहुंचा दूंगा। यह सुनकर मीटिंग में मौजूद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए अरवान उन्हें और पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। फिर वो लोग भी उसकी बात मान जाते हैं। फिर अरवान ऑफिस पहुंचकर 500 मिलियन के S&P, यूरो स्टॉक्स, निक्केई सभी के फ्यूचर्स खरीदने को कहता है। इस बार विलियम भी बाय करने लगता है। अब यह देख दूसरे इंस्टीट्यूशन भी बाय करने लगते हैं। इससे बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। अब मजबूरन फेड के चेयरमैन को टीवी पर आकर अनाउंस करना पड़ता है कि कुछ दिनों से हमने मार्केट में काफी इरेगुलरिटीज देखी है। मैं ट्रेडर्स को कहना चाहता हूं कि वो लोग मार्केट में किसी भी तरह की इरेगुलरिटीज ना फैलाए। अगर हमने पाया कि कोई भी मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके बाद न्यूज चैनल पर अरवान का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहां उससे पूछा जाता है, फेड चेयरमैन के स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है। तब अरवान कहता है कि मुझे लगता है मार्केट में जो कुछ भी चल रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेडर के ग्रोथ में हमेशा से बाधा पहुंचाने की कोशिश करता आया है। कभी टैक्स बढ़ा देना, कभी रिटेल इन्वेस्टर का लॉस हो रहा है बोलकर डेरिवेटिव्स में उलटे सीधे बदलाव करना, फिर कभी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे बदलाव करना। इनका सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है। अब हम ही पूरी दुनिया के फ्यूचर हैं। यह सुनकर विलियम के साथ साथ उसके ऑफिस वाले भी तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद देखते ही देखते अरवान का प्रॉफिट 1 बिलियन तक चला जाता है। तब टोनी उससे पूछता है, क्या हम प्रॉफिट बुक कर लें? लेकिन अरवान मना कर देता है। तब वहीं पर खड़ी सिबिल कहती है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तब एरवन कहता है, सब लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं। अब मैं ही मार्केट को चला रहा हूं। मैं जब चाहूं मार्केट को उठा सकता हूं और जब चाहूं गिरा सकता हूं। यह सब सुनकर सिबिल वहां से चली जाती है। अब अरवान ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी सारी हदें भूल चुका था। फिर इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए वह क्लब में पार्टी करने लगता है, जहां सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन फेड चेयरमैन का स्टेटमेंट और अरवान का इंटरव्यू, इन सब से ओवरऑल मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिसके कारण अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है, जिससे लोग पैनिक में आ जाते हैं और हर कोई अपना पोजीशन एग्जिट करने लगता है। विलियम भी अपने ऑफिस में सबको सब कुछ सेल करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ टोनी अरवान को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन वह कॉल नहीं उठा रहा था। उसका 1 बिलियन का प्रॉफिट अब लॉस में बदल चुका था। फिर बहुत ट्राई करने के बाद आखिर अरवान कॉल रिसीव करता है। टोनी उससे कहता है, हमारा लॉस अब 400 मिलियन तक पहुंच चुका है। वह देखता है मार्केट 3% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। वह फटाफट अपने ऑफिस पहुंचा। वहां पहुंचकर वह देखता है वहां पर कोई नहीं था। इरवान स्क्रीन में देखता है, अब उसका लॉस $1 बिलियन तक पहुंच गया था। तभी अरवान को बैंक से कॉल आता है। वह कहते हैं अगर उसे अपनी पोजीशन बनाए रखनी है तो 1 घंटे के अंदर $200 मिलियन डिपॉजिट करने होंगे, नहीं तो वो लोग उसकी पोजीशन काट देंगे। फिर अरवान आर्थर को और पैसे मांगता है ताकि वह अपनी पोजीशन बनाए रख सके। तब आर्थर गुस्से में उसे कहता है, तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। तुमने मेरे $20 अरब का नुकसान किया है और तुम्हारी वजह से अब मैं बैंकरप्सी के कगार पर खड़ा हूं। मैं तुम्हारे खिलाफ ऑलरेडी कंप्लेंट कर दी है। यह कहकर वह फोन काट देता है। अब अरवान वहां से भागने की तैयारी करने लगता है। तभी ऑफिस की सीसीटीवी में वह देखता है कि कुछ पुलिस वाले बाहर खड़े हैं जो उसे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्केट में अब 20% का लोअर सर्किट लग चुका था। इसका मतलब उस दिन के लिए मार्केट अब बंद हो चुका था।
और विलियम का भी अब काफी बड़ा लॉस हो चुका था। अब एरवन की ऑफिस में पुलिस दरवाजा तोड़ने लगते हैं। यह देखकर एरवन पैराशूट पहनकर ऑफिस के खिड़की से कूद जाता है, लेकिन तेज हवाएं चलने के कारण उसका पैराशूट बेकाबू हो जाती है और वह एक बिल्डिंग से टकरा जाता है और वह सीधे नीचे जा गिरता है। ठीक उसी वक्त वहां पर सिबिल भी पहुंच जाती है और वो एरवन की यह हालत देखकर रोने लगती है, क्योंकि वह अब मर चुका था। इसी के साथ हमारी आज की मूवी यहीं पर समाप्त होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।